इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू में कांग्रेस के G23 नेताओं की बैठक से जुड़ी। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने G23 की बैठक में शामिल हुए नेताओं को लिया निशाने पर और कहा कि अच्छा होता ये सभी नेता चुनाव वाले 5 राज्यों में अभियान करते। ये पलटवार, ये निशाना अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से G23 की बैठक पर। सुनिए क्या कहा। ये सभी हमारे कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सबकी इज्जत करते हैं और जो कुछ मैं कह रहा हूं बहुत आदरपूर्वक इसलिए कह रहा हूं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी समझती है कि जब 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है तो ज्यादा उपयुक्त होता अगर ये सभी नेता इन प्रांतों में अभियान करते, कांग्रेस का हाथ मजबूत करते, कांग्रेस की कहानी आगे बढ़ाते। जम्मू में जुटे कांग्रेस के नाराज नेता और अपनी पार्टी को ही उन्होंने नसीहत दी। गुलाम नबी आजाद के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में नेताओं ने कांग्रेस के कमजोर होने पर अफसोस जाहिर किया और उसे मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा। तो वहीं राहुल गांधी तमिलनाडु में अकेले ही कर रहे हैं चुनाव प्रचार। राहुल अगले 3 दिन प्रचार करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में बदलाव की मांग करने वाले असंतुष्ट गुट के 23 नेताओं में कई नेता गुलाम नबी आजाद के कार्यक्रमों में जम्मू में हिस्सा ले रहे हैं। राज्यसभा से रिटायर होने और नेता विपक्ष का पद खोने के बाद गुलाम नबी आजाद पहली बार जम्मू के दौरे पर गए हैं, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। असंतुष्ट नेताओं के आजाद के कार्यक्रम में शामिल होने को नेतृत्व के सामने शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। ये लड़ाई हमने लड़नी है। इस जम्मू कश्मीर में हमारे साथी पार्लियामेंट में लड़ेंगे और हमने देश के अंदर भी लड़ाई लड़नी है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही एक रास्ता, एक पार्टी है जिसमें सब धर्म के लोग, सब जातियों के लोग और सब प्रांतों के लोग समा सकते हैं। हमारा दिल इतना बड़ा वसी है जहां हम जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर इंसाफ नहीं बांटते हैं, बल्कि जिसको जरूरत है इंसाफ मिलने की उसको इंसाफ देते हैं। वो लड़ाई हमारी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और एक मजबूत कांग्रेस पार्टी ही वो कर सकती है। एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात। भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालत इसलिए भी बने हैं कि पिछले 1 दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है और हमारी आवाज कांग्रेस की सेहत के लिए है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। एक बार दोबारा हर सूबे के अंदर कांग्रेस मजबूत हो, नई पीढ़ी के लोग जुड़े। हमने अच्छा वक्त देखा है कांग्रेस का। हम नहीं चाहते कि जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है हम कांग्रेस को कमजोर देखें। और इस देश की जो राजनीतिक लड़ाई है वो जम्मू से नागपुर तक लड़ी जाएगी। हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, युवक आंदोलन से आए हैं। यह अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर प्रदेश के हर जिले की जमीनी असलियत को कांग्रेस को जानते हैं। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। ये सच्चाई की बात है। हमें वहां बैठे बैठे बहुत दुख हुआ। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी मिले। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही।
तो कांग्रेस में असली कांग्रेसी कौन है, अब इसकी जंग छिड़ गई है। सवाल कई है कि असहयोग आंदोलन कांग्रेस में क्यों। सवाल यह भी है कि 5 राज्यों में चुनाव से पहले इस तरह की स्थिति आला कमान के लिए कितनी बड़ी चुनौती। इन तमाम सवालों के बीच हमारे सहयोगी पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। पवन, यहां से बगावत का बिगुल तो फूंक दिया, बताइए कि अब आगे की रणनीति क्या होगी इस बगावत को आगे बढ़ाने के लिए, और जम्मू कश्मीर की जमीन को ही क्यों चुना गया, क्या इसके पीछे भी कोई खास वजह? बिल्कुल खास वजह है जम्मू कश्मीर को चुनना, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जो इस समय बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से G23 के नेता जो कपिल सिब्बल, राज बब्बर, मनीष तिवारी, बाकी जितने भी लोग हैं वो इसके साथ खड़े हैं। इनके साथ खड़े होने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद इस समय राज्यसभा के सांसद नहीं हैं। उन्होंने वहाँ पर उनको विदाई होने के बाद कांग्रेस की तरफ से उनको दोबारा से मौका नहीं मिला है, तो एक असंतोष जरूर है सभी ग्रुप लीडरों के बीच में। और जम्मू कश्मीर को चुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राहुल गांधी का केरल में जो बयान था उत्तर भारतीयों के लिए, तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर आता है। मनीष तिवारी पंजाब से आते हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा से आते हैं, कपिल सिब्बल दिल्ली हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत के सभी नेता जो इस समय हैं वो गुलाम नबी के आज़ाद आकर खड़े हुए हैं जम्मू में, और जम्मू से गोलाबंदी कर दी गई है कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ, और एक आवाज़ उठाई गई है कि आखिर इन लोगों को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। जो पार्टी के जो अध्यक्ष चुनना है उसके लिए कई दशकों से अभी तक चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, एक ही परिवार का अध्यक्ष क्यों बनाया जा रहा है, तो संकेत उस तरफ है। इशारों में बोल दिया गया है पार्टी हाईकमान को कि हम जो लोग हैं, हम कांग्रेस हैं, कांग्रेस के पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, हमको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, आपको हमसे पूछना चाहिए, इन लोगों की राय लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक बगावत का सुर है जो जम्मू से उठा है सभी नेताओं का। और सवाल अब ये है कि क्या ये प्रेशर क्रिएट हो पाएगा आला कमान पर, क्योंकि जिस तरीके की बगावत को आगे बढ़ाया गया है, यहां से अब आगे की रणनीति क्या होगी, इसके लिए हम लौटेंगे। पवन, आपके पास ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये 2 तस्वीर देखिए, एक तरफ बगावत का बिगुल जम्मू से जहां पर कार्यक्रम हो रहा है गुलाम नबी आजाद के सम्मान में। कई कार्यक्रमों में न सिर्फ गुलाम नबी आजाद बल्कि कांग्रेस के तमाम असंतुष्ट नेता यहां से आला कमान के खिलाफ ही बिगुल फूंक रहे हैं और जंग छिड़ गई है कि कांग्रेस में असली कांग्रेसी कौन है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दक्षिण में राहुल गांधी, तमिलनाडु वो राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होने, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अकेले ही राहुल गांधी वहां प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। और जम्मू कश्मीर की जमीन को चुनना इसलिए क्योंकि उत्तर भारत में आता है, और उत्तर भारत को लेकर ही राहुल गांधी ने पिछले दिनों केरल के तिरुवनंतपुरम में बयान दिया था, और दक्षिण की तुलना उन्होंने उत्तर भारत से की थी, जिसको लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सवाल भी खड़े किए थे। इस बीच आपको बता दें, जम्मू में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की बैठक में शामिल कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने भी गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता बताया। हम सब गांधी ग्लोबल फैमिली के बुलावे पर इस ऐतिहासिक मंदिरों के शहर जम्मू में एकत्रित हुए हैं। अगर हम कांग्रेस की बात ना करें तो गांधी की बात अधूरी रह जाती है, और उन्हीं इरादों के साथ में आज लोग कहते हैं G23, मैं कहता हूं गांधी 23। महात्मा गांधी जिसके विश्वास के साथ में, जिसके इरादों के साथ में, जिसकी सोच के साथ में इस देश का आईन बना, संविधान बना, आज उसको लेकर चलने के लिए कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है। गुलाम नबी आजाद ना तो राजनीति से रिटायर हुए हैं और ना कभी पार्लियामेंट से आजाद होंगे। ये तो इनके लिए राजनीति में एक नया अवसर आया है आगे संघर्ष का। ये संघर्ष किया जो देखो, कांग्रेस में या किसी भी दल में 2 किस्म के आदमी होते हैं। हमारी पार्टी में भी 2 किस्म के आदमी हैं। कुछ तो कांग्रेस पार्टी में है
पूछोगे अंदर कांग्रेस है तो गुलाम नबी तो उनमें से है जिनके अंदर कांग्रेस है। और हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। कांग्रेस में असली कांग्रेसी कौन है? इस जंग का आला कमान पर क्या असर होगा? क्योंकि तो सीधे सीधे चुनौती भी नहीं कहेंगे इसको, सीधे सीधे अनुराग चेतावनी कहेंगे। लेकिन इससे पहले ये बताइए कि गुलाम नबी आजाद को ये एहसास हुआ कैसे कि अब और अन्याय नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद की अब राज्यसभा सदस्यता नहीं है और जिस तरीके का रुख है राहुल गांधी का, वो अपने करीबी जो युवा नेता हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम सीनियर लीडर्स को लगता है कि वो हाशिए पर चले गए हैं और शायद पार्टी अब उनका इस्तेमाल नहीं करेगी। यही वजह थी कि G23 ने सबसे पहले मांग उठाई थी कि इलेक्शन के थ्रू अध्यक्ष चुने जाना चाहिए, इलेक्शन के द्वारा अध्यक्ष चुने जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी में। और अगर वो ऐसा कहते हैं तो निशाना सीधे तौर पर गांधी परिवार पर साधते हैं, क्योंकि गांधी परिवार के लोग ही आपसी सामंजस्य के साथ पार्टी में अध्यक्ष नियुक्त होते रहे हैं। बिना चुनाव के पिछले 1.5 दशक में अगर आप देखें तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते रहे हैं। तो अगर चुनाव की मांग होती है तो सीधे तौर पर गांधी परिवार पर निशाना है। दूसरी तरफ आप सांकेतिक तौर पर देखें, राहुल गांधी दक्षिण में प्रचार कर रहे हैं, दक्षिण के लोगों की तारीफ करते हुए प्रचार कर रहे हैं। तो उसका जवाब देने के लिए जो असंतुष्ट हैं G23 के नेता, वो उत्तर भारत में जाकर के उत्तर भारत के तमाम नेता गोलबंद होकर के वो वहाँ पर एक गोलबंदी कर रहे हैं, वहाँ पर अपना प्रचार कर रहे हैं। एक तरीके से गुलाम नबी आज़ाद को एक नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर दिखाता है, ये मैसेज देने की कोशिश है कि अगर राहुल गांधी जिस दिशा में चल रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी उस दिशा में चल रही है। यानी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के भीतर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मई में जो संगठन के चुनाव होने हैं उसमें बेहद महत्वपूर्ण रोल होगा G23 का। ये उसी के लिए तैयारी हो रही है, एक पैरेलल लीडरशिप तैयार करने की कोशिश हो रही है। लौट रहे अनुराग आपके पास, एक बार फिर से सुनाते हैं कि कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के कुछ वर्षों में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है। उसको आप कांग्रेस की वीकनेस कह सकते हैं, उसको आप कांग्रेस की पराजय कह सकते हैं। गणतंत्र में ये होता है। उसके आधार पर इस प्रकार की कंक्लूजन और निष्कर्ष निकालना, मैं नहीं समझता कि जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। जम्मू में कांग्रेस के G23 नेताओं की बैठक के लिए लगाया गया एक पोस्टर भी खूब वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में गुलाम नबी आजाद और G23 की बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तस्वीर तो नजर आई, लेकिन जम्मू में लगे किसी भी पोस्टर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें नहीं दिखाई दी। ये देखिए, पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पवन, सवाल वही, बगावत का बिगुल तो फूंक दिया गया, अब आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आगे की रणनीति साफ है। जिस तरह से अनुराग बता रहे थे कि मई तक जो चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं आज़ाद जो हैं, गुलाम नबी आज़ाद, वो एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं चुनावों के लिए। और उसके पीछे जितने भी जो लीडर हैं, जो G23 के ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो जोर लगाएंगे हर स्टेट में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको मोल्ड करने का, गुलाम नबी आज़ाद को प्रोजेक्ट करने का कि अगला अध्यक्ष कांग्रेस का हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद हो। और उसी की पूरी तैयारी यहाँ जम्मू की जो बैठक थी उसमें दिखी है, क्योंकि सभी नेता आज की बैठक के बाद वापस दिल्ली रवाना हुए हैं और गुलाम नबी आज़ाद जम्मू में ही हैं। वो कल वापस जाएंगे जम्मू से। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पोस्टर की बात आपने की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिख रहा है कि गांधी ग्लोबल फैमिली का कोई भी कार्यक्रम जब भी कभी हुआ है जम्मू में, क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़ी हुई संस्था है, तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर स्वर्गीय इंदिरा गांधी के फोटो वहाँ पोस्टरों में होते थे। लेकिन ये पहली बार है कि गुलाम नबी आज़ाद के समारोह में जहाँ पर जो रखा गया था स्वागत समारोह, उसमें सभी नेता पहुँचे, लेकिन पोस्टर पर किसी भी गांधी परिवार का फोटो इस बार नहीं था। वो चाहे राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो, सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद और उनके लीडर्स के फोटो थे। और कोई भी जिक्र वहां पर इन दोनों नेताओं का कांग्रेस की ओर से नेताओं ने नहीं किया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि इतने बड़े नेता जो जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे, हर व्यक्ति ने वहां पर अपना भाषण दिया है, लोगों से बात की है, लेकिन दोनों नेताओं का, राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का जिक्र ना होना, ये भी दिखाता है कि विरोध के जो स्वर थे वो काफ़ी तेजी से उठना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर ये जाते हैं, प्रचार करते हैं, तो फिर कहेंगे क्या और फिर आला कमान का इस पर क्या रिएक्शन रहेगा,
उसके लिए भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कांग्रेस आलाकमान की अनदेखी से नाराज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जम्मू में गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं केरल और तमिलनाडु में अकेले मोर्चे पर डटे राहुल गांधी ने 5 राज्यों के चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम पर उठा दिए सवाल। राहुल ने आशंका जताई कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां जरूर हैं, इसीलिए चुनाव आयोग उसे देखने की इजाजत नहीं देता। राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम पारदर्शी होनी चाहिए। Can be the election commission saying, okay, political parties are having doubts about these machines. We will give them full access to the machines, to look at the machines, to study the machines, and we will allow random checking of machines by neutral observers. That they don't allow. Then it makes me wonder. Then I start to ask the question, why are they not making this machine transparent? इंडिया टॉय फेयर की पहल के जरिए आधुनिक दौर में भुलाई जा रही पारंपरिक कला को नया जीवन दिया जा रहा है, जिसके लिए कर्नाटक के कोप्पल में बड़े पैमाने पर खिलौना क्लस्टर बनाया जा रहा है और साथ ही केंद्र सरकार की कोशिशों से किन्नाल कला को बढ़ावा दिया जा रहा है। लकड़ी पर औजारों की थाप पड़ी तो एक आकार उभरना शुरू हो गया। रंगों और चित्रकारी ने इसे जीवन से जोड़ा और तैयार हो गया मन को लुभाने वाला एक खूबसूरत रंग बिरंगा खिलौना। लकड़ी के खिलौने और कलाकारी से तैयार होने वाली करीब 500 साल पुरानी इस पारंपरिक कला का नाम किन्नाल कला है, जो कर्नाटक के कोप्पल जिले की खास पहचान है। इस कला के बारे में कहा जाता है कि कर्नाटक के हम्पी में पंपतेश्वर मंदिर और ऐतिहासिक रथ पर दिखाई देने वाली नक्काशी भी किन्नाल कला का ही एक शानदार नमूना है। इसे किन्नाल कलाकारों के पूर्वजों ने बनाया है। किन्नाल कला आज भी त्योहारों और देवी देवताओं की मूर्तियों और उनकी सजावट से जुड़ी चीजों में ढलती दिखाई देती है। पुराने जमाने में इस कला में कारोबार और कामकाज की झलक दिखाई देती थी, लेकिन आज इस कला में मूर्तियां, जानवर, गुड़िया, फल, सब्जियां, चिड़ियों के खिलौने और घर की सजावट के सामान ढलते दिखाई देते हैं। ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಕಲೆ ತುಂಬ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ದೇವತೆ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಾನದ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಂತ ಜೋಡಣಾ है। ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮಾಡಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರಿ. ತಂದೆಯವ್ರು ಮಾಡಿಂದ ನಾನು 3ನೇ ತಲೆ ನನ್ನಿದ್ದ ಇದು ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದರ್ಶನ ಹೊಂಟೀನಿ ರೀ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಮೂಲತಃ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕಲೆ ರೀ. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಅಂತಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಅಂತಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಅಂತಂದು ಅವನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ತೇರಿ ಕಟ್ಟ ಗೊಂಬೆಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತೇರುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೇರು, ಉತ್ಸವ ಇಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಗಲ್ರಿ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೋ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲಿ, ಒಂದು ಗೌರಿ ಕೊಡಲಿ। केंद्र सरकार के इंडिया टॉय फेयर की पहल के जरिए खिलौनों के लिए चीन पर देश की निर्भरता को कम करने के साथ छोटे खिलौना उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, इससे परंपरागत कला और हुनर को निखारने में कई मकसद भी एक साथ पूरे हो सकेंगे, जिसका सीधा फायदा किन्नाल कला को मिलेगा। आने वाले दिनों में दक्षिण भारत की ये कला न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कई देशों तक अपनी पहुँच बना सकेगी। दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 2 सुपारी किलर को किया गया है गिरफ्तार। दिल्ली के आरके पुरम से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई।
भटिंडा की जेल से सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों के नाम लखन और सुखविंदर है। इन्हें सुशील पंडित की हत्या के लिए 10 लाख देने की बात कही गई थी। आरोपियों के पास से जो हथियार बरामद हुए हैं वो पाकिस्तानी बताए गए। तो 2 सुपारी किलर गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली के आरके पुरम से इनकी गिरफ्तारी हुई है। भटिंडा की जेल से सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या की सुपारी दी गई थी और पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों के नाम लखन और सुखविंदर हैं। सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर लोकल पुलिस आरकेपुरम पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने इन दोनों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में इन्होंने पूरी अपनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बयान करी, जिसके आधार पर एफआईआर नंबर 62/21 अंडर सेक्शन 2554-59 आर्म्स एक्ट, सेक्शन 120B आईपीसी पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 115 आईपीसी अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का मुकदमा दर्ज किया गया है थाना आरकेपुरम में। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद, क्या जानकारी इनके पास से बरामद हो पाई पुलिस को पूछताछ में? जी देखिए, एक बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है कि पाकिस्तान से पूरी साजिश रची गई थी। पाकिस्तान और दुबई में जो बैठे मास्टरमाइंड हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए जो प्रिंस है उसको देने का आश्वासन दिया था। ही लखन और सुखविंदर को हायर किया था। पूरे मामले में एक बड़े विश्वविद्यालय में सुशील पंडित ने स्पीच दी थी, उसको भी जोड़कर देखा जा रहा है। उस स्पीच के बाद से जो भी पाकिस्तान और दुबई में बैठे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा नाखुश थे और उसके बाद ही उन्होंने सुशील पंडित की हत्या की साजिश रची, जिसमें 2 जो शार्प शूटर है या जो जिन्हें सुपारी किलर बोल सकते हैं उन्हें हायर किया गया और बाकायदा पाकिस्तान से जो स्टार एंड पिस्टल होती है, पाकिस्तान की बनी हुई तो इस साजिश के तहत पाकिस्तान से जुड़ते हुए 2 सुपारी किलर गिरफ्तार हुए हैं। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। आज शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। 12 साल के सर्वज्ञानी ओलंपियाड बॉय को मिलिए आज के आइंस्टीन से। ये है यंग जीनियस जो हर महीने 40 ओलंपियाड में भाग लेता है और बड़े बड़ों को धूल चटाता है। हाय, आई एम सिद्धार्थ कुमार गोपाल। ये है यंग जीनियस जो मैथ्स से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स का मास्टर है, जिसने 2019-20 का इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड जीता। You very good in debate and elocution also. Yes sir. You write essays. Yes sir. You play the piano. Yes sir. जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड ऑनर मिला। ये है यंग जीनियस जिसका दिमाग ज्ञान का भंडार है। 12 साल की उम्र में ज्ञान की कुंजी है ये, जिसे अमेरिका के जॉन हॉपकिंस सेंटर के इम्तिहान में हाई ऑनर्स मिला। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाले दिमाग के खिलाड़ी तिरुवनंतपुरम के 12 साल के सिद्धार्थ कुमार गोपाल के साथ। How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. जो पहली कक्षा से साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और साइबर ओलंपियाड को क्रैक कर रहा है, जिसे 2020 में खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार मिला और गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बना। आ रहा है ये यंग जीनियस शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर।